आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का पार्ट सेकेंड। इसमें हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि फर्स्ट पार्ट के आगे से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देखते हैं। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 1600 watt and 500 watt respectively. The above copper loss and iron loss at half load will be half load पे पूछ रहा है दोस्तों कि ये लॉस कितने हो जाएंगे at half load, copper loss and iron loss कितना हो जाएगा। अब दोस्तों अब हम देखने का प्रयास करेंगे हाफ लोड का मतलब क्या दोस्तों। हाफ लोड मतलब करंट जो दूसरी है वो पहले करंट की आधी हो गई। ठीक है, पहले मान लीजिए करंट अगर आई थी, अब क्या हो गई, आधी हो गई। अब हमें जानते हैं आयरन लॉस जो दोस्तों जो होता है WI, वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। तो ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। WI पहला क्या था, WI था 500 वाट, ये सेम होगा। ठीक है, अब रही बात कॉपर लॉस की। कॉपर लॉस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट क्या हो रही है 1/2 हो रही है, तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा करंट बाई 2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। यानी पहले का जो कॉपर लॉस था, कॉपर लॉस 1 डिवाइड बाई 4, पहले कितना था 6400, 6400/4, ये कितना आ गया दोस्तों 1600। तो हमारा ऑप्शन 1600 एंड 500 वाट जो कि ऑप्शन डी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, इन ए ट्रांसफार्मर 0 वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज। इसमें ऑप्शन 1 है नॉट पॉसिबल, ऑप्शन 2 है पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड, ऑप्शन 3 है पॉसिबल एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड, ऑप्शन डी है पॉसिबल एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड। अब इसका हम दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट में क्या होता है, परसेंटेज रेजिस्टेंस इनटू कॉस फाई, ये पावर फैक्टर है। ओके दोस्तों, माइनस परसेंटेज रिएक्टेंस साइन फाई। माइनस का चिन्ह कब रहेगा, जब पावर फैक्टर हमारा क्या होगा लीडिंग पावर फैक्टर, और यहाँ प्लस का चिन्ह कब आ जाएगा, जब पावर फैक्टर हमारा होगा लैगिंग टाइप। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं 0 वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। हम जानते हैं दोस्तों पावर फैक्टर का जो ग्राफ जाता है वो ऐसे जाता है। ठीक, ये है 0 यूनिटी और इधर है पावर फैक्टर वर्सेस वोल्टेज रेगुलेशन, ये है लैगिंग, ये है यूनिटी पावर फैक्टर, ये है लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक, अब हमें देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों 0 होगा ही नहीं किस पे, जब हमारा पावर फैक्टर लैगिंग है। तो 0 या निगेटिव हमारा वोल्टेज रेगुलेशन तभी होगा जब पावर फैक्टर हमारा क्या हो, लीडिंग नेचर का हो। तो इसका क्या है, ये पॉसिबल है कब, पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड ओनली। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। ए टू वाइंडिंग 220 volt oblique 110 volt 1.5 kVA transformer is reconnected as a 220 oblique 330 volt auto transformer. It is re-rated। अब री-रेटेड बोल रहा है, बाद में इसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों कितने का रेटिंग है इसका। इसका रेटिंग है हमारा, पहले
पहले वोल्टेज दे रखा है टू वाइंडिंग में 220 वोल्ट ऑब्लिक 1110 वोल्ट, ठीक। फिर बोल रहा है 1.5 kVA का था, ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम रिकनेक्ट कर दें सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, मान लीजिए दो वाइंडिंग हम ऐसे जोड़ें कि एक वाइंडिंग को सेकेंडरी यूज कर लें, एक को प्राइमरी, या तो स्टेप अप हो सकता है या स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो उस केस में इसका बोल रहा है जो रेटिंग होगी वो कितनी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो इसमें जो रिलेशन होता है दोस्तों वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का जो केवीए होता है ना दोस्तों, वो होता है 1/1/K टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग, ठीक। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 के वैल्यू, के हमेशा क्या होता है दोस्तों, के हमेशा होता है LV/HV, ये हमेशा याद रख लीजिए। ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में लोअर वोल्टेज साइड वाइंडिंग डिवाइड बाई हायर वोल्टेज वाइंडिंग का वोल्टेज जो होता है वो के होता है, टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसकी वैल्यू लो वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, जब रिकनेक्ट करेंगे 220 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 330 बोल रहा है, ये देखिए यहाँ सवाल में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए का, तो ये फाइनली निकल के आता है हमारा 4.5 केवीए। 4.5 केवीए के आसपास की कौन सी वैल्यू है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, when one transformer is removed from a delta bank of 30 kVA transformer, the capacity of resulting three phase transformer in open delta connection will be। बोल रहा है अगर एक ट्रांसफार्मर रिमूव कर दिया जाए डेल्टा बैंक से, ठीक। डेल्टा बैंक दोस्तों मतलब क्या, अगर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगा के हम एक डेल्टा साइड बनाते हैं, 1 2 3, और एक को रिमूव करते हैं तो ओपन डेल्टा बन जाएगा। अब ऐसे ही दोनों साइड हम कर दें अगर, तो ये बोल रहा है कि उसका जो रिजल्टिंग होगा उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम बता दे रहे हैं आपको फॉर्मूला इसका डायरेक्ट। जो कैपेसिटी होता है ना दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा बैंक जो होता है दोस्तों, ये होता है 0.577 ऑफ डेल्टा ट्रांसफार्मर बैंक, ठीक। मतलब 1/√3 टाइम, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.577 इंटू डेल्टा का कितना दे रखा था 30 kVA। फाइनली सॉल्व किए दोस्तों तो कितना आया 17.3 kVA। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which three phase connection can be used in a transformer to introduce a phase difference of 30 degree between its output and corresponding input line voltage। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्टार डेल्टा। कैसे होगा हम याद रखने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। अगर प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा है, सेकेंडरी डेल्टा है, तो इसमें 2 फेज पॉसिबल है। फेज डिफरेंस जो होगा वो 2 फेज डिफरेंस पॉसिबल है, कितने का, या तो 0 डिग्री का या 180 डिग्री का। ऐसे ही अगर स्टार वाइंडिंग है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब अगर डेल्टा और स्टार डेल्टा अगर होगा तो इसमें दोस्तों जो पॉसिबल है 0 डिग्री 30 डिग्री,
ठीक, इसमें क्या पूछा था 30 डिग्री। तो अब हम देखेंगे जब दोस्तों तो हमारा एक ऑप्शन मैच कर रहा है जिसमें ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसमें क्या बनेगी, इसमें 0 डिग्री की बनेगी, 180 की बनेगी। डेल्टा डेल्टा में 0 डिग्री की बनेगी, 180 की बनेगी। डेल्टा जिगजैग वाई में नहीं बनेगी ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर्स आर। इसमें हमें चूज करना है कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए दो ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। इसका पहला ऑप्शन बोल रहा है द सेम वोल्टेज रेशियो, ओके। दूसरा बोल रहा है द सेम पर यूनिट इम्पीडेंस। फिर बोल रहा है द सेम पोलैरिटी, द सेम फेज सीक्वेंस, ओके। अगला बोल रहा है दोस्तों द रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दोस्तों, सेम फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस की बात आई, इसका मतलब क्या, 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, ठीक, 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। अब सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब दोनों के इनकमिंग सेम से कनेक्ट होने चाहिए। दो ट्रांसफार्मर की अगर ऐसी वाइंडिंग दी गई है तो इसकी वाइंडिंग अगर इससे कनेक्ट होनी चाहिए, इसकी वाइंडिंग इससे, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, ठीक। ये तो एकदम करेक्ट है, सेम पोलैरिटी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। सेम वोल्टेज रेशियो होने की आवश्यकता है, हो जाए अच्छी बात है, नहीं है तब भी चलेगा, तो ये गलत है। तो सेम पर यूनिट इम्पीडेंस गलत है, नहीं होगा फिर भी चलेगा। सेम होने से पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा अपना, पावर फैक्टर में x/r रेशियो सेम होगा तो पावर उसी की रेशियो में रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। इसका भी ज़रूरी नहीं है। सेम पोलैरिटी करेक्ट, सेम फेज सीक्वेंस करेक्ट, द रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट करेक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होना चाहिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए। इन पांचों में से ये 3 कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। अगर ये तीनों परफॉर्म होंगी, तीनों कंडीशन फॉलो करेंगी, तभी जाके ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन में सक्सेसफुली ऑपरेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न एसर्शन रीजन का है। एसर्शन रीजन में बोल रहा है, देखिए ऊपर के प्रश्न से ही लिंक है। इसमें बोल रहा है दोस्तों, इफ़ 2 ट्रांसफार्मर्स with difference x/r ratio are operated in parallel, one of the transformer become overheated when full kVA is drawn from them। इसका रीजन बोल रहा है the impedance triangles are not identical in shape when 2 transformers having difference voltage rating are operated in parallel। एसर्शन रीजन में दोस्तों जानते हैं हमारे 4 टाइप के ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे देता है, यहाँ पे नहीं दिया है। ये तब सही होता है जब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और दोनों सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एक दूसरे का। ऑप्शन बी तब सही होता है जब एसर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ऑप्शन 3 सब तब सही होता है जब एसर्शन सही है, रीजन गलत है और एक्सप्लेनेशन तो गलत है ही। ऑप्शन डी तब सही होता है जब एसर्शन गलत है, रीजन सही है और ये भी कोई मायने ही नहीं है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये गलत है, ठीक। ओवर हीटेड की बात ही इसमें नहीं आती, रिएक्टिव पावर की बात होती है जब x/r रेशियो आता है उससे पावर फैक्टर निकाल के, ठीक दोस्तों। रीजन सही है बिल्कुल इसका। The impedance triangles are not identical in shape when 2 transformers having different voltage ratings are operated in parallel। तो इसका एसर्शन रीजन में डी ऑप्शन सही होगा, जिसका मतलब डी का ए होता है कि एसर्शन गलत है, रीजन सही है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, which one of the following set of 3 phase transformer connection will 0 sequence current be present in the transformer winding। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, in which one of the following set of 3 phase transformer connection
जीरो सीक्वेंस करंट बी प्रेजेंट इन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। अब इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बताने से पहले कुछ और चीज़ इसमें बता देते हैं, जो कि इस प्रकार होगा। हाँ दोस्तों, देखते हैं। प्राइमरी इन स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड, सेकेंडरी इन स्टार न्यूट्रल नॉट ग्राउंडेड। अब देखिए, इसमें बोल रहा है सेट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन विल बी जीरो सीक्वेंस करंट। जीरो सीक्वेंस करंट के लिए हमें क्या चाहिए? ग्राउंडिंग तो चाहिए ही, ठीक, न्यूट्रल ग्राउंडेड, और सेकेंडरी अगर डेल्टा है तो चलेगा, तभी जाके जीरो सीक्वेंस करंट इधर फ्लो हो पाएगी, ठीक, और इधर ग्राउंड में होके निकल जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम मैच कराएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है? ऑप्शन बी, प्राइमरी स्टार होना चाहिए, न्यूट्रल ग्राउंडेड होना चाहिए, और सेकेंडरी जो होना चाहिए वो डेल्टा में होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा होगा जो जीरो सीक्वेंस करंट होगा वो प्रेजेंस होगा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में।